हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई ये खड़ी है अपनी जानेमान अपने पीछे, अपनी BMW G310 RR और इसके मैंने 20,000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो इसीलिए आज करेंगे इसका ऑनेस्ट रिव्यू 20,000 किलोमीटर्स का। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं प्रोस की, जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स की, जो इसमें कमियां हमको पता चली हैं। प्रोस में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है भाई इसके लुक्स की। सबसे पहले मैं लुक्स की बात करूंगा, क्योंकि बाइक में जो बैजिंग दी हुई है ना और बाइक का जो डिज़ाइन है वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन भी मिलता है। इसको हम कहीं भी ले जाते हैं। दो कलर आते हैं इसमें, एक तो ये स्टाइल स्पोर्ट जिसमें वाइट और ब्लू रेड का सारा मिक्सअप है, और एक आता है इसका ब्लैक। तो ब्लैक मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास डोमिनार 400 थी, मेरे को ये वाइट वाला अच्छा लगा था। और अच्छा किया कि मैंने स्टाइल स्पोर्ट कलर लिया इसका, क्योंकि वाकई में भाई देख रहे हो मतलब टी शर्ट से भी मैच कर रहा है, मतलब मज़ा आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इस बाइक की हैंडलिंग की। मतलब भाई इस बाइक की हैंडलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया है ना। अपनी भी जगह मैंने अभी तक राइड करी है, जहाँ भी मैंने बाइक चलाई है, चाहे वो पहाड़ी एरिया हो चाहे वो राजस्थान की रोड हो, कहीं भी बाइक ने ऐसा महसूस नहीं कराया कि मुझे कॉर्नरिंग करते टाइम महसूस हो रहा हो कि भाई गिरने वाला हूँ या कुछ भी है। बाइक में इतनी अच्छी जो है ना इसकी लो सीट हाइट है, तो लो सीट हाइट की वजह से आपका पोस्चर इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ना कि चलाते टाइम आपको ऐसा फील होता है कि यार बस इसको बस लीन करते रहो और मज़े लेते रहो बाइक के। और साथ साथ इसका शॉर्ट टर्निंग रेडियस भी है, तो इसीलिए आपको जब बाइक कभी भी मोड़नी हो ना तो उस टाइम पे आपको ये घबराना नहीं पड़ेगा सोच के कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा वाइड एंगल लेना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा गैप लेके मोड़नी पड़ेगी। हम बात कर लेते हैं इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। भाई 313 सीसी का इसका इंजन है और मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब 34 हॉर्स पावर इसका BHP है और 27.3 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। तो उस हिसाब से ना देखा जाए तो बाइक में पावर की कोई कमी नहीं है। और थंब इतना ज़्यादा बढ़िया है ना बाइक का कि अगर आप थोड़ा सा भी थ्रॉटल दोगे ना सेकंड या थर्ड गियर पे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से स्पीड पकड़ती है। और ऊपर से 0 से 100 इसको करने में 7.93 सेकंड्स के आसपास लगते हैं। तो एक सिंगल सिलेंडर बाइक में 34 BHP के साथ इतना ठीक है। उससे कुछ बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बस थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो हम करेंगे कॉन्स में कवर। और अब हम बात करेंगे इस बाइक के पोस्चर के बारे में। मैं इस बाइक को 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ, तो इसका जो पोस्चर है ना, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। अगर मैं इस बाइक पे ऐसे बैठा हुआ हूँ, सही है, तो ये अब मेरा इसमें पोस्चर है, ठीक है। मेरे पैर भी इसमें आराम से आ रहे हैं। प्रेफर करना कि राइडिंग बूट्स पहन के या आप राइड करना, तो मेरे पैर इसमें आराम से आ रहे हैं। और मेरा सिटिंग पोस्चर सिर्फ ये है, मुझे बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ना या फिर मुझे बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ रहा। अगर यही कोई स्पोर्ट्स बाइक ले लो तो उस स्पोर्ट्स बाइक में ना आपका पोस्चर कुछ ज़्यादा ही लीन हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। पर इस बाइक में ऐसी चीज़ नहीं है। इसका पोस्चर इतना ज़्यादा बढ़िया है ना कि भाई 20,000 के आप 40,000 50,000 किलोमीटर भी चला लोगे ना, आपको तब भी फील नहीं होगा, अगर आपको सूट कर गया तो। क्योंकि इसके जो हैंडल्स है ना, उन हैंडल्स में हल्का सा रेजर है, तो हैंडल हल्के उठे हुए हैं और स्ट्रेट हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के एवरेज के बारे में। भाई साहब इस बाइक के एवरेज ने तो दिल जीत रखा है मेरा। मतलब बाइक को मैं जहाँ भी लेके जाऊँ ना, अगर मुझे कोई बंदा पूछता है ना कि ये बाइक आपकी जो है बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, तो इसका एवरेज तो 15-16 होगा, तो मेरे मुंह से हंसी निकल जाती है। क्योंकि भाई इस बाइक का एवरेज है 33 किलोमीटर पर लीटर। मतलब समझ रहे हो, कोई देख के इतना सोच नहीं पाता, क्योंकि सबको लगता है कि स्पोर्ट्स बाइक का एवरेज तो कम ही होगा, पर इसका एवरेज इतना कम नहीं है। 33, 32 या 31, 30 से 33 के बीच में इसका एवरेज रहता है। तो अगर आप कोई बाइक ऐसी सोच रहे हैं जो आप डेली कम्यूटिंग के लिए, मतलब अपने ऑफिस जाना हो या कॉलेज जाना हो या जैसे भी आपको डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए, परफेक्ट बाइक है उस चीज़ के लिए, क्योंकि एवरेज को लेकर के आप परेशान नहीं होगे।
और अब आ जाते हैं इस बाइक की और भी एक बहुत बढ़िया चीज़ पे, जो कि है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मेरे को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक तो 4 मोड्स दे दिए हैं इन्होंने, जिसमें कि 2 मोड इनके अर्बन और रेन है और 2 हैं इनके स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड। तो अर्बन और रेन मोड में इसकी 25 हॉर्स पावर के आसपास BHP रहती है। थोड़ा सा उसको लो पावर में चलाना पड़ता है, क्योंकि भाई वो ऑब्वियसली सिटी के लिए, ट्रैफिक के लिए है। लेकिन इसका जो स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड है, क्या ही गजब का मजा आता है उस पर बाइक चलाने में भाई साहब, ऐसा निकलती है गोले की तरह। तो भाई ये तो इसके सारे प्रोज थे। प्रोज में मैंने जो टेक्निकल चीज़ें थी ना बाइक की, वो कवर नहीं करी हैं, क्योंकि जो मेरे को सही लगता है मैंने वो चीज़ें आपको बता दी। वही अब आ जाते हैं इस बाइक की कमियों पे, जो इसके कौन सा वो कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लेते हैं इसकी सीट्स का। भाई देखो, पोस्चर भले ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्ड दे रखी है। अब ये पता नहीं किस वजह से दे रखी है। अब इसकी जो सीट्स है ना, उसमें एक ये बहुत ज़्यादा कमी है कि बंदा ना आगे की तरफ स्लिप होता रहता है बहुत ज़्यादा। हार्ड तो है ही, मतलब जितनी भी जगह अभी तक हमने राइड कर चुके हैं, हमने सब जगह ये नोटिस किया है कि हम बाइक चला तो ले रहे हैं, लेकिन लगभग 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के बाद हमको ऐसा ब्रेक लेना पड़ जा रहा है कि यार अब बस उतर जाते हैं और थोड़ा सही हो जाते हैं क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। बाकी जो इसकी रियर सीट है वो तो आप समझ लो पहली मंजिल पे बैठा है बंदा। अब हम एक चीज़ और कवर कर लेते हैं कमियों में, जो कि लगेज प्रॉब्लम होती है इसमें। मतलब ये कमियां कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो बंदा अगर ये सोच के लेगा ना इस बाइक को कि यार मुझे तो सिटी में ही चलानी है और सिर्फ टोरा जमाना है और इधर उधर बाइक को घुमाना है बस, उसके लिए ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट जो बंदे सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग राइड करनी है इस वाली बाइक को लेकर के, तो भाई देखो किसी भी चीज़ में आपको कोई कमी नहीं आएगी, पर सबसे ज़्यादा कमी आएगी एक चीज़ में, जो कि है लगेज में। क्योंकि ये है एक स्पोर्ट्स बाइक और मैं 20,000 चला चुका हूँ, तो सोच रहे होगे कि मेरे को कमी क्यों नहीं महसूस हुई। क्योंकि भाई मैंने जितनी भी राइडिंग करी है ना, वो अपने पैशन की वजह से करी है, मेरे को पसंद है राइड करना। तो जितनी भी कमियां हैं मैं उनके सॉल्यूशन निकाल लूँगा, और मैं उन सॉल्यूशंस को ना निकाल पाया कमियों के साथ भी बाइक चला लूँगा, क्योंकि मुझे चलाने में मज़ा आता है, तो मैं बस लेके निकल जाऊँगा। पर अगर आप सोच रहे हो पहले ही कि यार मेरे पास ऐसी बाइक होनी चाहिए कि मैं अपना जो है पैनियर्स भी लगा के चलूँ, टॉप बॉक्स भी लगा लूँ सारी एसेसरीज़ के साथ, तो इस वाली बाइक में वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो एक प्रॉब्लम है, वो जो राइड करते हैं उनके लिए मैंने ये पॉइंट ऐड ऑन किया है। तो अब आ जाते हैं इसके सबसे मेजर इशू पे, जो कि 2 हैं। पहला हम कवर करते हैं, एक तो हीटिंग प्रॉब्लम। भाई मतलब ट्रैफिक में अगर आप चलाने लग जाओगे ना, 110 डिग्री तक भी चला जाता है इसका टेम्परेचर, तो बाइक को आपको रोकना पड़ जाता है, साइड में लगाना पड़ जाता है। तो मैंने फ़ोन भी किया था जब मैंने नई ली थी कि भाई हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हीटिंग इशू है, तो उन्होंने बोल दिया था कि भैया देखो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने बोला कि अब तो हमने इस पर पैसे खर्च दिए हैं, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते तो ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर इशू मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है। देखो मेजर इशू ये थोड़ा बहुत ना सिटी के लिए है। अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा इसको चलाओगे तो भाई मई जून के महीने में गर्म होगी, सर्दियों में जितनी चाहे ट्रैफिक में खड़ी कर दो ऐसी स्टार्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम कवर कर लेते हैं इस बाइक के एक और मेजर इशू के बारे में, जो कि इसकी वाइब्रेशन। भाई देखो वाइब्रेशंस मुझे कभी कभी फील होती है, कभी नहीं होती है, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो होती है। आप बाइक को जब लो RPM पे हाई रेव दोगे ना, तो आपको वाइब्रेशंस फील होगी, और वो वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी कि जो साइड मिरर्स होते हैं ना, उसमें से पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए वाइब्रेशन सिंगल सिलेंडर में प्रॉब्लम है ही। बहुत ही रेयर ऐसी बाइकें, जैसे रॉयल एनफील्ड में अब बाइकों में वाइब्रेशंस कम होने लगी है, और भी बाइकें हैं जिनमें वाइब्रेशंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन इस बाइक में वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ पे ना इसकी फेयरी पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, गियर अप कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ भाई, अच्छा जाओ जाओ बेटा जाओ, अभी बाद में प्यार करेंगे, पहले वीडियो बना लें हम। तो अब हम कवर करेंगे भाई इस बाइक की हेडलाइट्स को, इसकी कमियों में गिनेंगे। क्योंकि भाई मैं बाइक को जितनी भी जगह राइड कर चुका हूँ ना, मुझे इसकी हेडलाइट समझ में नहीं आई भाई। मेरे को अलग से इसमें एक फॉग लाइट लगवानी पड़ गई, क्योंकि भाई इसकी हेडलाइट में इतनी पावर ही नहीं है कि हमको दूर तक का विजन मिल चुके। मतलब शुरू में चलाते टाइम तो लगता था कि सफिशिएंट होगी, लेकिन अब पता चलता है मतलब जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते गए, राइडें बढ़ती गई, अलग अलग जगह जाते रहे, तो इतने सुनसान रास्ते आ जाते हैं कभी कभी रात में कि भाई विजिबिलिटी में दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। और अगर आपके हेलमेट पे टिंटेड वाइजर लगा है फिर तो गए। तो इसीलिए ना हेडलाइट को लेकर के थोड़ा ध्यान देना कि एक फॉग लाइट तो लगानी पड़ेगी। कवर
कर लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एक चीज़ के बारे में, क्योंकि जब मैं आपको इसकी अच्छाइयों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तारीफ़ करते हुए बता रहा था कि एक चीज़ है वो कमी मेरे को ऐसी लगती है, तो वो मैं इसमें कवर कर लेता हूँ, जो कि भाई इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और GPS की है। क्योंकि जो TVS अपाचे RR 310 आती है उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भाई GPS और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी चलती हैं, तो इसमें वो चीज़ की कमी दे दी है। और ये चीज़ भाई मतलब BMW मिस कर गया यार। जो TVS ऐसा ब्रांड है, इंडिया का इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, वो बंदा कवर कर रहा है इन चीज़ों को, और आप एक इंटरनेशनल ब्रांड होने के बाद भी वो चीज़ कवर नहीं हो रही, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार ये कौन तो है इसमें। और अब हम कवर कर लेते हैं इस बाइक के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि इसकी कमियों में ही मैंने जोड़ दिया है और आपको पता भी चल जाएगा। अब वो क्या चीज़ है सोचो ज़रा, इतना टाइम नहीं है ना, मैं ही बता देता हूँ। इसके प्राइस के बारे में देखो, प्राइस को मैंने कमियों में इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये ओवर प्राइस है भाई। बाइक का जो प्राइस है वो ऑन रोड प्राइस है लगभग 3,60,000 के आसपास, 3,64,000 के आसपास पड़ जाती है, 3,64,000। तो उसके हिसाब से ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये कॉस्टली है थोड़ी सी, क्योंकि जो TVS की आती है भाई उसका प्राइस भी कम है। वो बात अलग है कि इसके लुक्स की वजह से इसके रेट ज़्यादा हैं और ये BMW की बैजिंग के साथ आ रही है, पर लेकिन इसमें फीचर्स तो कम कर दिए ना भाई, बल्कि इसके टायर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। उसके टायर थोड़े से और ज़्यादा अच्छे दे दिए हैं, उसका BTO वर्जन भी आता है, तो इसमें लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं मानते हैं, लेकिन इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है इन्होंने। तो अगर आपको BMW स्टाइलिंग के लिए बाइक चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा है कि जब नाम लग जाता है ना ब्रांड का तो प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं। पर हम अगर जैसे डेली कम्यूटिंग के लिए सोचें अगर कोई बाइक, तो भाई उसमें ये ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर भी है। अगर डबल सिलेंडर होती मतलब ट्विन सिलेंडर भी होती ना, तो भी एक बार को समझ में आता, क्योंकि निंजा 300 ट्विन सिलेंडर आती है तो उसका चल जाता है। पर ये भाई सिंगल सिलेंडर है और फिर भी ओवर प्राइस थोड़ी सी लगती है, तो वो एक कौन है। और अगर वो कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें इसमें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। मतलब जो इसमें मेरे को अच्छाइयाँ लगती हैं वो तो भाई मेरे को लगती हैं, पर जो मेरे को कमियाँ इसमें लगती हैं ना, उन कमियों को मैं अधिकतर इग्नोर ही मार देता हूँ, क्योंकि भाई अब तो इसको मैं चलाना ही है ना, लेकर के लंबी लंबी राइडों पर। अभी तो और भी सोची हुई हैं आगे, मतलब क्या क्या प्लान चल रहे हैं दिमाग में, अच्छी राइड के और भी चीज़ों के चल रहे हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपन एंड करेंगे इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप या नए हो तो, और जाने मन आपको पसंद आई है तो भी। और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।